अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो इससे पेशतर के हम आगे चलें, हम पिछले लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने सेल डिवीजन के दूसरे तरीके यानी कि एक तो माइटोसिस था और दूसरे मियोसिस के बारे में बात की थी। तो हमने ये बताया था कि मियोसिस जो होता है ये दो मेजर इसके फेजेस होते हैं। एक पांच तो फेजेस ये होते ही हैं, लेकिन ये बेसिकली दो टुकड़ों में प्रोसीड करता है। तो मियोसिस वन जो है ये जाहिर है चूंकि दो हिस्सों में ये प्रोसीड करता है, तो इसलिए इसको हमें ये वन है और ये टू है, तो इसके जो फेजेस हैं उनको भी उनके साथ भी वन लिखना पड़ता है। तो मियोसिस वन हमने कहा था जी, इंटरफेज वन, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन में प्रोसीड करता है और फिर आखिरी एज यूजुअल टेलोफेज। तो मियोसिस टू के लिए ये जो टेलोफेज है ये एक तरह का इंटरफेज समझ लें आप इसको। तो मियोसिस टू में जो है वो टेलोफेज से लेता है और फिर ये प्रोफेज टू और मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टेलोफेज टू पे जाता है। और जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें हमने देखी थी वो ये देखी थी कि एक सेल से चार सेल बनते हैं और उन चार सेलों में जो पेरेंट सेल होता है उन डॉटर सेल्स में आधे आधे क्रोमोसोम्स होंगे। तो इसका मतलब है अगर इंसानी सेल मियोसिस की सब डिवीजन में जब जाता है तो ओरिजिनली इसमें 23 क्रोमोसोम की जोड़ियां यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन मियोसिस से जब वो जाएगा तो चार सेल्स बनेंगे जिनमें हर सेल में सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ये बात हमने डिस्कस की थी। ओके, तो आज हम चलते हैं आज के लेक्चर पे। आज हमारा लेक्चर है डीएनए। ओके, इसका स्ट्रक्चर और ये किस तरह काम करता है और ये है क्या और ये कहाँ पे पाया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो डीएनए का नाम कहाँ से आया? डीएनए का नाम आया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डी फ्रॉम डीऑक्सी, न्यूक्लिक फ्रॉम एन and A from acid. So DNA, right? ठीक है, DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आगे जाके आपको इंशाल्लाह पांचवें या छठे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एसिड्स उन चीज़ों को कहते हैं जो कि आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें डीएनए में इन तीनों चीज़ों को देखेंगे कि ये इसमें एसिड का लफ्ज़ कहाँ से आया। हम यहाँ से पहले शुरू करेंगे। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया कि एसिड्स ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो पानी में हाइड्रोजन आयंस देते हैं। ठीक है, तो डीएनए में एक एसिड होता है जिसे कहते हैं फास्फोरिक एसिड। इसको इस तरह लिखा जाता है H3PO4 और इसमें ये जो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ये देखिए, तीन हाइड्रोजन आयन, एक फास्फोरस, एक फास्फोरस, चार ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन। ओके, तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। और ये इसमें खुसूसियत ये होती है कि ये अपने दो हाइड्रोजन आयन तीसरा भी लूज कर सकता है, लेकिन दो हाइड्रोजन तो बड़ी आसानी से लूज कर देता है। जब दो हाइड्रोजन लूज करता है तो जिन ऑक्सीजन से लूज करता है वहां पे एक ऐसे डैंगलिंग बॉन्ड्स निकल आते हैं और वो डैंगलिंग बॉन्ड्स जो हैं वो दूसरी चीजों के साथ जुड़ के तो आगे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस चीज को आपके लिए आसानी के लिए हम यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सारा फास्फोरस और ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन और बाकी दो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गए, ये वो दो बॉन्ड्स हैं जो इस तरह बाहर निकल के जुड़ सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल आता है कि ये फास्फोरिक एक कंपोनेंट हो गया उसका डीएनए का, दूसरा कंपोनेंट जो है वो क्या है? तो दूसरा कंपोनेंट है, आपने देखा था कि उसका डीऑक्सी राइबोज। ओके, तो डीऑक्सी का मतलब क्या है? डीऑक्सी का मतलब है किसी चीज में से ऑक्सीजन निकाल लेना। जिसमें से ऑक्सीजन निकाल ली गई हो उसे डीऑक्सीडाइज कहते हैं। ओके, सो असल में राइबोज का ये स्ट्रक्चर है। कोई कंफ्यूज ना हो जाइए, इसको पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक आपके सामने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसका नाम है राइबोज। तो इसमें से अगर एक ऑक्सीजन कहीं से निकाल ली जाए
जाहिर है ये वाली तो नहीं निकाली जा सकती है क्योंकि इसका तो सारा स्ट्रक्चर टूट जाएगा, बाकी कहीं से निकलेगी तो पीछे जो रह जाएगा वो डीऑक्सीराइबोज रह जाएगा। तो होता ये है कि आप देखिए कि ये वाली ऑक्सीजन जब निकल जाती है तो एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। तो डीएनए में एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल, एक इस चीज का मॉलिक्यूल, और एक चीज और आती है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इसको भी जिस तरह हमने फास्फोरस को आसानी के लिए एक गोले से और दो उसकी शाखें निकली हुई रिप्रेजेंट किया था, इसको भी आसानी के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है आपकी आसानी के लिए, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो इन बाकी चीजों से। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होता होगा, वो ये है कि अगर डीऑक्सी राइबोज से एक चीज बनती है तो हम उसे कहते हैं डीएनए। तो क्या राइबोज से भी कोई चीज इस तरह की बन सकती है? तो उसका जवाब है जी हाँ। इसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं कहते, बल्कि खाली कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसको लिखते हैं यौन। आपकी दिलचस्पी के लिए ये बताते हैं कि इस राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए कहा जाता है इसको, इसका एक खास, इसकी एक सिन्फ है, इसकी खास एक वैरायटी है जिसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, और उसको आसानी से लिखा जाता है इस तरह, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए क्यों इंपॉर्टेंट है? कि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आजकल आपको पता है कोविड-19 फैला हुआ है। तो कोविड-19 की दो किस्म की वैक्सीन बनी हैं। तो हम आपको ये बताते हैं कि इस वक्त दुनिया में दो टाइप की वैक्सीन जो हैं वो आई हुई हैं। एक फाइजर कंपनी और बायोनटेक, ये इन दोनों ने मिलकर एक वैक्सीन बनाई है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीन कोविड-19 फाइजर, ये पी साइलेंट होता है, फाइजर बायोनटेक। और दूसरी वैक्सीन जो है वो बनाई है एक कंपनी है जिसको का नाम है मॉडर्ना। तो मॉडर्ना, ये देखिए मॉडर्ना वैक्सीन कोविड-19 कोरोना वायरस वैक्सीन। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये दोनों वैक्सीन जो हैं ये इनमें एमआरएनए का दखल था। मैसेंजर आरएनए से को लेके ये वैक्सीन तैयार की गई हैं। आमतौर पे पुराने ज़मानों में वैक्सीन बनाने के लिए, जैसे आपको पता है पोलियो की वैक्सीन हुई या स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती थी, डेकेड्स लग जाते थे, कई दहाइयाँ लग जाती थी, 10-10, 20-20 साल लग जाते थे। इस दफ़ा ये वैक्सीन इसलिए जल्दी तैयार हो गई कि ये टेक्निक यूज़ की गई, एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को एक्सप्लॉइट किया गया। और ये देख लीजिए, ये इस पे लिखा हुआ है मैसेंजर आरएनए, इसके वजह से ये वैक्सीन तैयार की गई। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड उससे। इसी तरीके से ये मॉडर्ना की वैक्सीन है, ये भी देखिए यहाँ पे भी एमआरएनए लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि डीएनए में 3 चीज़ें होती हैं जिनमें से 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। एक हमने कहा कि फॉस्फोरस, फॉस्फेट कह लीजिए या फॉस्फोरिक एसिड का टुकड़ा कह लीजिए। एक हमारे पास डीऑक्सीराइबोज हो गया, और तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है कुछ नाइट्रोजन जिनमें मौजूद होती है, कुछ उस तरह के स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। और ये ज्यादा लंबी चौड़ी तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बता दें कि ये 4 तरह के होते हैं। एक का नाम है एडेनिन और एक का नाम है साइटोसिन, दो। तो इन दो को आप आसानी से इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो इनमें थोड़ी बहुत आपस में ज़ाहिर है नाम मुख्तलिफ है तो फ़र्क होता है, लेकिन इनको इस स्ट्रक्चर से आसानी से हम बयान कर सकते हैं। इसी तरह 2 हमारे पास और बेसिस होते हैं जिनमें एक गुआनिन है और एक थायमीन है। इनको भी हम इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ़र्क कैसे करेंगे? अगर हमें कहीं आगे दिखाना होगा तो फ़र्क हम यूँ करेंगे कि यहाँ पे इसके हम यहाँ पे अगर एडेनिन है तो ए लिख देंगे, साइटोसिन है तो सी लिख देंगे,
ग्वानिन ये वाली है तो जी लिख देंगे, और थायमीन है तो टी लिख देंगे, जैसे कि अभी आपको ये देखिए ए सी जी और टी। अब ये तीनों चीजें मिलके तो क्या करती हैं, ओके, वो अब आप आपको दिखाते हैं। ये तीनों चीजें मिलके कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जरा गौर से देखिए, फास्फोरस एटम इसकी दो बॉन्ड्स की बनाने की गुंजाइश, डीऑक्सीराइबोज इसने ये इसके साथ जुड़ गया, डीऑक्सीराइबोज दूसरा इससे जुड़ गया, फिर ये फास्फोरस इससे जुड़ गया, फिर ये राइबोज इससे जुड़ गया, फिर ये इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया। इधर से हर राइबोज के साथ एक कोई ना कोई, चारों में से कोई एक जो बेस है वो आके जुड़ जाएगा। एडेनिन होगी, साइटोसाइन होगी, ग्वानिन होगी, थायमीन होगी, जो भी होगा। इंपॉर्टेंट बात ये देखने वाली है कि ये देखिए कि ये इस तरह जुड़ के तो ये एक लंबी चेन्स बना सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये कितनी लंबी लंबी चेन्स होती होंगी, कितने इसमें इस तरह के टुकड़े होते होंगे? पहली बात तो ये है कि ये एक इस तरह की कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तीन चीजों की कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो यहाँ पे मसला, ये पहली न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड है, और ये एक और न्यूक्लियोटाइड है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपका क्या ख्याल है कि ये एक डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स रफ अंदाजन आप बता सकते हैं होते होंगे? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मिलियंस। एक लड़ी है, एक चेन है, जो आप समझे एक हार है जिसमें मोती टंगे हुए हैं, तो मिलियंस उसमें मोती टंगे हुए हैं। यानी कि आप आगे जाके हम देखेंगे इंसान का एक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है और वाई क्रोमोसोम क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि एक्स क्रोमोसोम में 155 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और वाई क्रोमोसोम में 59 मिलियन क्रोमोसोम में न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो ये बहुत लंबी चेन होती है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखने वाली है कि इसमें ये ऐसा क्यों है। ये ऐसा इसलिए है कि इसका आपको पता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी मॉलिक्यूल होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह का, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। तो इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स इस तरह के होंगे कि एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ उसके करीब आ सकता है जब और किसी के साथ नहीं आ सकता। इसी तरह यहाँ पे भी ये दोनों आपस में करीब आ सकते हैं और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। इसको समझने के लिए एक आसान सी मिसाल ऐसी है कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में कई दफ़ा मुख्तलिफ किस्म के या किसी मशीनों पे या कोई खिलौने आते हैं या कोई चीज़ आती है तो मुख्तलिफ किस्म के पेच लगे होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 5 किस्म के, जिसको हम कहते हैं स्क्रू हेड्स, दिखाए हुए हैं। तो इनमें सिर्फ एक खास किस्म का पेचकस या स्क्रू ड्राइवर ही काम करेगा। सिर्फ एक खास, हर स्क्रू में एक खास किस्म का पेचकस फिट होगा, दूसरे वाला बिल्कुल फिट नहीं होगा। यही सिचुएशन यहाँ पे भी है। किस नहीं है, इसको एक और तरीके से समझने यूं समझ सकते हैं कि बच्चों के कुछ खिलौने होते हैं। तो अब ये देखिए कि अगर वो बच्चे की, इसी तरह बच्चे की जहानत को टेस्ट करने या उसको एजुकेट करने के लिए खिलौने बनाए जाते हैं ताकि वो उसको ये समझ आनी शुरू हो जाए कि इस ओपनिंग में, इस जगह पे सिर्फ ये चीज जा सकेगी, ठीक है, और इस ओपनिंग में सिर्फ ये चीज जा सकेगी, और इस ओपनिंग में सिर्फ ये चीज जा सकेगी। सो इसका मतलब है ये बड़ा इसमें हमें ये देखते हैं कि राइट स्क्रू फॉर द राइट स्क्रू ड्राइवर फॉर द राइट स्क्रू, वरना इसी तरह राइट शेप फॉर द राइट ओपनिंग, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हम इसको यूं भी दिखा सकते हैं कि फर्ज करें ये हमारे पास एडेनिन मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास थायमिन मॉलिक्यूल है।
तो सिर्फ और सिर्फ ये आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग है, इसकी जो खाली जगह है, वो बड़ी आइडियल बनी हुई है कि जिसमें ये जाके फिट हो जाए। अगर ये फिट हो जाएगा तो ये इस तरह जुड़ जाए। इसी तरह साइटोसाइन जो है वो, इसकी ये अगर शक्ल है तो ग्वानिन की ये शक्ल है। अब ये देख लीजिए आप कि सिर्फ ए और टी आपस में जुड़ सकते हैं, ए और जी नहीं जुड़ सकते, सी और टी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि इनकी आपस में शक्लें मुख्तलिफ हैं। तो ये भी एक कंप्लीट शक्ल हो गई, और अगर सी और जी जुड़ेगा तो ये भी कंप्लीट शक्ल हो गई। तो आप, बड़ी दिलचस्प बात है, आप देखेंगे आपको घरों में अक्सर इस तरह का पराठा बनाया जाता है, जैसे लच्छा पराठा कहते हैं। तो इसको बनाने से पहले ये आटे को, पेड़े को एक लंबाई में खींचा जाता है और फिर उसको बल दिए जाते हैं और फिर उसको फ्लैट किया जाता है, तो ये इस तरह की शक्ल बन जाती है, या इस तरह की। तो ये बेसिकली एक एक स्पाइरल है जिसको फ्लैट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप ये देखिए, ये तो यार हर किसी ने देखी होगी, ये कई घरों के बाहर ये इस तरह की सीढ़ी लगी होती है गली में, अगर आप जाके देखें तो ये देखें, ये भी स्पाइरल शक्ल है, बिल्कुल सीधी। यानी कि स्पाइरल का मतलब ये है कि, हीलिक्स का मतलब ये है कि आगे जा कोई चीज जा रही हो और साथ साथ मुड़ती जा रही हो, बल खाती जा रही हो। इसी तरह आपके बस्ते में, या कभी आपने मौका हो तो आपने ये तो खैर स्प्रिंग की तरह की मिसाल है, लेकिन ये स्पाइरल बाइंडिंग बड़ी मशहूर बात है जी, कि स्पाइरल बाइंडिंग करवानी है हमने किसी डॉक्यूमेंट की, किसी किताब की, तो ये एक तरह से बाइंडिंग है, स्पाइरल। अब हम ये बताना चाहेंगे कि जो आपके, हमने अभी बात की कि न्यूक्लियोटाइड्स, अब थोड़ा सा देखते हैं कि इन कॉम्बिनेशन ये कैसे। अभी हमने बात की थी कि खास ए और टी कंबाइन होंगे और सी और जी कंबाइन होंगे सिर्फ। तो अब अगर एक तरफ एक लड़ी चल रही हो तो दूसरी तरफ इसका मतलब है कि एक लड़ी और आके उसके साथ जुड़ सकती है, जिसके सही उसके साथ दूसरी तरफ के न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हो। तो इसकी मिसाल यूं है, ये देखिए कि ये एक लड़ी चल रही है इधर, ये एक लड़ी चल रही है इधर जिसमें यहाँ पे ए टी और सी है। तो ये एक और लड़ी इधर चल रही है जिसमें आपस अपोजिट में टी है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, ये इसके साथ बॉन्ड कर लेगा। अगर यहाँ पे सी है तो ये सिर्फ जी आएगा, और अगर यहाँ पे आगे कहीं जी आता है तो सिर्फ सी आएगा। इस तरीके से ये आपस में दो लड़ियां न्यूक्लियोटाइड्स की कंबाइन हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात ये है। इस तरह इसके कि हम इस बारे में आगे बात करें, हम ये देखना चाहते हैं कि जब आपने अभी सिंगल हेलिक्स की तो बात कर ली, तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि सिंगल हेलिक्स से डबल हेलिक्स भी बन सकता है। तो ये एक बैलून है, ये एक रॉड के गिर्द लिपेटा हुआ है, तो ये सिंगल हेलिक्स है, ठीक है। और अगर इसी तरह का एक और बैलून लेके हम, ये इस तरफ जा रहा है, उसको हम यूं घुमाना शुरू कर दें उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो ये जो है डबल हेलिक्स बन जाएगा। तो ये देखिए डबल हेलिक्स। तो अब मैं जो बात असल में करना चाह रहा था कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इस तरह का, कि एक लड़ी इधर 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 से आ रही है और एक लड़ी इधर से आ रही है, तो ये जो आपस में जुड़ते हैं यहाँ पे इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो ये अब एक हेलिक्स उधर जा रहा है, एक हेलिक्स इधर आ रहा है, तो ये असल में डबल हेलिक्स बन जाता है, ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, ये दो लड़ियां आपस में जुड़ी हुई एक डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये
एक दुनिया में साइंसी दुनिया में एक तहलका मचा देने वाली या एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी। इस डिस्कवरी के बेसिस पे आगे सारी जेनेटिक्स की और साइंस डेवलप हुई और बायोटेक्नोलॉजी की, और सारी चीज़ें जो है ना वो इसी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। तो ये किन लोगों ने दरियाफ्त किया इसको, आइए देखते हैं। तो ये असल में 4 लोग थे जिन्होंने स्ट्रक्चर को दरियाफ्त किया। जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये 3 मर्द हज़रात थे और ये एक खातून थी। ये 1953 में डिस्कवर हुआ। अब मेरा आपसे फिर एक सवाल है, प्लीज़ ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए कि साइंस की दुनिया में या और भी सब्जेक्ट्स में सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है, सबसे बड़ा इनाम कौन सा है? कोई बताएगा मुझे? नोबेल प्राइज। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटे? मरवा। मरवा, ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो थोड़ा सा और, किस किस चीज में नोबेल प्राइज मिलता है? सब्जेक्ट्स क्या हैं? अमन पीस में। ओके, लेकिन हम साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस में हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ, वेरी गुड, मेडिसिन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा। और सिर्फ एक चीज, एक प्राइज और है जो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो शायद आपके एक इकोनॉमिक्स में भी एक प्राइज है, ठीक है। तो इन लोगों को, ये जो 4 लोग थे, इनमें से 3 लोगों को ये प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला 1962 में। तो 1953 में उन्होंने डिस्कवरी की और 1962 में ये इनको नोबेल प्राइज मिला। तो सवाल पैदा होता है कि ये 3 लोगों को क्यों मिला, इन खातून को क्यों नहीं मिला? तो ऐसा है कि ये बेचारी बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी, बहुत सारा बेसिकली इसकी जो इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, उसी की वजह से ये चारों उनकी टीम मिलके ये स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हुई। लेकिन ये बेचारी 1958 में इनको कैंसर से इनकी फौतीदगी हो गई थी। तो नोबेल प्राइज की कमेटी की ये शराइत है कि आप सिर्फ जिंदा लोगों को प्राइज मिलता है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर ये जिंदा होती तो ये प्राइज 4 लोगों में तक मिलता। अच्छा, फिर ये भी देखा जाता है कि नोबेल प्राइज में देखने के लिए कि आपस में इनकी कितना कितना हाथ था इसमें, इस चीज को करने में। तो इसलिए इनको उन्होंने कहा, नोबेल कमेटी ने कहा कि इनका बराबर बराबर तीनों ने किया। तो इसका 1/3 प्राइज वाटसन को, 1/3 क्रिक को और 1/3 विल्किंस को मिला। अभी ये जो डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर है, इसको हालांकि नाम तो ये चारों के हैं, लेकिन आमतौर पे इसको वाटसन क्रिक मॉडल कहा जाता है। आपने कई दफा सुना होगा, व्हाट इज द वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए? तो वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए का है, इट्स ए डबल हेलिक्स। ओके, आपकी किताब में भी दिया होगा, आप इसको नेट पे भी जाके देख सकते हैं बेशुमार जगहों पे। आई होप कि अब आपको डबल हेलिक्स के बारे में पूरी तरह समझ आ गई होगी। और ये देख लीजिए कि अगर आप मेहनत करें, आप चीज़ों को करें, तो आप नई चीज़ें डिस्कवर करें, तो आपको प्राइजेस भी मिल सकते हैं। डीएनए, अब सवाल पैदा होता है कि डीएनए हमारे जिस्म में कहाँ पाया जाता है? तो ये इस स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डीएनए होता क्या है कि डीएनए बिलियंस, जैसे हमने कहा 250 मिलियन
250 मिलियन दानों वाली या मोतियों वाली लड़ी है ये, और ये है बहुत बारीक, बहुत कमजोर। तो ये इसके कुछ प्रोटीन्स होती हैं, चार चार का उन्होंने गट्ठा बनाया होता है, इसके गिर्द ये डीएनए लिपटता है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिपटने से क्या होता है कि ये इसमें थोड़ी सी मजबूती आ जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि ये डीएनए है, ये 2 नैनोमीटर, ये आप अगर बारीक सा लिखा हुआ है यहाँ पे नजर आ रहा होगा, 2 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो ये जब इनसे प्रोटीन से मिलता है तो ये देखिए ये फिर मोटा हो गया, कुछ 30 नैनोमीटर फाइबर बन गया, ये धागा बन गया एक तरह से। डीएनए वूंड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स, प्रोटीन के गिर्द इसने यूं करके एक तरह से अपने आप को गोले के गिर्द लपेट लिया। ये जो चीज है फिर प्रोटीन में से भरे हुए डीएनए की, ये फिर इस तरह के गोल गोल चीजें बनाने शुरू कर देता है। ये 300 नैनोमीटर 10 गुना और मोटा हो गया है, और फिर ये अल्टीमेटली आप यूं समझें जिस किसी ने आप में से गुड्डी उड़ाई हो, पतंगबाजी की हो, तो जिस तरह आप अपनी डोर को लपेट लेते हैं या आप घर में अदरवाइज किसी धागे को लपेटते हैं तो एक गोला सा बन जाता है। तो ये वो गोला, सिर्फ फर्क सिर्फ ये है कि हम जो गोला बनाते हैं या हाथों पे लपेटते हैं वो और तरह का होता है, यहाँ पे ये गोला इस तरह ठोस होके तो क्रोमोसोम बन जाता है। तो अब आपको अंदाजा हो गया कि बेसिकली क्रोमोसोम जो है वो कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए मौजूद है।